एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे और हमारे फिजिक्स में चल रहा है अभी गाउस के अनुप्रयोग। गाउस के अनुप्रयोग में मैं पिछले बार उसके टर्म और कंडीशन बता दिया था और एक पॉइंट चार्ज के कारण से आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम के अनुसार हम लोग निकाले थे। ठीक, आज हम लोग एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसमें अगर ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, ये एक वायर है, ठीक है ना, ये वायर बहुत लंबाई का है, लॉन्ग, ठीक है ना। इसमें हम लोग चार्ज दिए, अगर चार्ज दिए तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया रिपल्सन के कारण से, ठीक है। तो इसके आर डिस्टेंस पर यहाँ पर हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम जो है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो जो Q होता है वो पॉइंट चार्ज होता है, बट यहाँ एक क्या है, लंबे वायर में एक चार्ज है। देन इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए चलिए देखते हैं गाउस प्रमेय किस तरह से हेल्पफुल होता है। ओके, तो यहाँ देखिए, मैं टॉपिक को अब पहले से लिख दिया हूँ। आज अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, एक चालक है ना। मैं ये और बहुत लंबाई का है, इस तरह से अनंत लंबाई, क्लियर है। ओके, तो इस पर हम लोग ना क्या कर दिए हैं, चार्ज दे दिए हैं। तो चलिए, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट चार्ज हो गया है, इसमें प्लस चार्ज है ना, लेट अस इस तरह से ऐसा। तो इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने P एज्यूम किया और यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कितना होगा, ठीक है। तो मैं इससे पिछले के लेक्चर में ये भी बता दिया हूँ कि अगर एक लंबा सीधा चालक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं, तो पूरा हम लोग ऐसे बता दिए हैं, मैं पूरा बता दिया हूँ उसको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एकदम से इस तरह से ऐसे समांतर निकलेंगी, ठीक, लाइक दैट। ये चाक है तो इधर ऐसे 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 पूरा सब तरफ, ठीक। और ये लंबा है तो जहाँ लास्ट कॉर्नर होगा वहाँ पर ऐसे वो फैल सकता है या मुड़ सकता है, डिफरेंट मैटर। बट यहाँ पर अभी ये स्थिति है, ये एक अनंत लंबाई चालक है, एक तार है जिसको हम प्लस आवेश दिए हैं और यहाँ एक पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो विद द हेल्प ऑफ गाउस थ्योरम, है ना, गाउस थ्योरम के अनुप्रयोग चल रहा है, तो हम इस पर एक क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। तो गॉसियन सरफेस इमेजिन ऐसे करना है कि E एंड थीटा प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो जाए, लगभग समान हो जाए, ऐसा कोशिश करते हैं। तो चलिए, मैं यहां पर भी एक स्फीयर डालने का प्रयास करता हूं, ये स्फीयर, ठीक है ना। तो अगर यहां पर मैं अगर स्फीयर लगाता हूं तो यहां से क्या होगा, इस पॉइंट पर फिर कहने का मतलब चार्ज एक ही जगह रहता तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, मतलब प्रत्येक पॉइंट पर क्या होता, E का मान सेम होता। लेकिन देखो चार्ज जो है डिफरेंट डिफरेंट पर है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, समझ आ गया, है ना। तो ये मतलब सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि चार्ज यहाँ पर क्या हुआ है, फैला हुआ है ऐसे। तो इस तरह से मैं अगर शेप लेता हूँ, समझ आ गया, है ना। तो E एंड थीटा का वैल्यू हमेशा सेम नहीं मिलेगा, यहाँ E कुछ अलग है, यहाँ तो E कुछ अलग मिलेगा, यहाँ E कुछ अलग मिलेगा, यहाँ E कुछ, मतलब हर जगह अलग अलग मिलेगा। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए अब ऐसा तो कोई सरफेस नहीं है कि हर जगह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाए,
तो हम एक काम करते हैं, एक सिलेंड्रिकल सोच कर देखते हैं, ठीक है ना। एक सिलेंडर सोचते हैं। सिलेंडर किस तरह से होता है, इस तरह से, ऐसे देखिए, ऐसा, ठीक है ना। और ये सिलेंडर हम लोग ऐसा एक सिलेंडर सोचते हैं। मतलब ये मेरा कंडक्टर हो गया, वायर हो गया, इसमें हमने चार्ज दिया है ना। और इससे क्या है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर देखिए, ये जो है, ये इसको मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ, ये, ठीक है। ये अब इसके अंदर में ये रहेगा ऐसे करके, यानी ये हमारा क्या है, लॉन्ग वायर है, और इसके अंदर हम लोग इसको ऐसे डाल देंगे ऐसे करके, यानी आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से ऐसे करके ये सेंट्राइज्ड रहेगा ऐसे करके पूरा, ठीक है ना। और फिर ना ये क्या होगा, पूरा सरफेस क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। इधर से भी पूरा सरफेस क्या हो जाएगा, पैक, तब ना क्लोज सरफेस होगा। तो देखिए, अब ये चूंकि ये लॉन्ग स्टैंड ओ वायर है, इस तरह से लंबाई वाला है, बहुत लॉन्ग इन्फिनिटली है, तो इसके ना इस कर्व सरफेस एरिया पर, इस कर्व सरफेस एरिया पर क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम रह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रहेगा, ये वाले सरफेस पर, ये वाले सरफेस पर, ये और ये, है ना। तो उस तरह, जैसे मैं एक क्या बनाया था, इस तरह से एक सर्कल नहीं बनाया, मतलब स्फेयर बनाया था। तो यहाँ तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इस तरह से ऐसे करके, तो यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ पर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो गया। यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर ये r डिस्टेंस पर है, तो ये r डिस्टेंस से r1 हो गए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा। मतलब कहानी समझ आया। तो यहाँ पर जितना है, यहाँ पर भी उतना ही होगा। तो ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक, जैसे ये होगा, ये इसमें बताया मैं। यहाँ यानी यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये एक सेंटर में है ना। 3 हाथ रहते तो बता देता और मस्त, तो आप समझ रहे होंगे, है ना, कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। तो हम यहाँ पर कौन सा शेप लेंगे, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे, ठीक है, क्या के लिए, गासियन पृष्ठ के लिए, गासियन सरफेस। हमारा यहाँ गासियन सरफेस जो है वो किस तरह का सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है। ओके, तो आप आगे देखिए, सुनिए। तो इस सिलेंड्रिकल का आप शेप जान रहे हो, तो इसका मैं एक बात बता रहा हूं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस, इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस, ये वाला प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस कितने हो गए, 2 प्लेन सरफेस, और कर्व सरफेस कितने हुआ, 1, ठीक है ना। तो इस कर्व सरफेस का जो एरिया है वो कितना होगा, तो इसका जो रेडियस होता है और इसकी जो हाइट होती है, अगर इसका रेडियस r है और इसका हाइट अगर l है, तो 2 पाई r l सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल इज 2 पाई r l, याद रखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर जो काम किया, एक क्या हूँ, एक लंबा वायर है और इसमें क्या है, एक इस वायर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक हमने गासियन पृष्ठ सिलेंड्रिकल एज्यूम किया है, समझ आया ना। तो इसको पूरा लैंग्वेज में एक बार लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर ये इन्फिनिटी लेंथ का एक पतला क्या है, वायर है, जिस पर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक क्या करेंगे, अब भाई ये बहुत लंबा है, तो अगर हम लोग इतना लेंथ के कारण से कितना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, अगर हम लोग को ये पता चल जाएगा, तो हम पूरे लेंथ के कारण से निकाल लेते हैं।
तो हम एक काम करते हैं कि एल लेंथ के कारण से, ये देखिए है ना, तो एल लेंथ के कारण से फर्स्ट निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको ना एल लेंथ तक क्या कर दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, सरफेस इस वायर को पैक कर दूंगा पूरा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पी पॉइंट से होता हुआ एल लंबाई का, एल क्या है, लंबाई का एक सिलेंडर, एक बिंदु ऐसा लिख देता हूं, प्रत्येक बिंदु पार जो कि सिलेंडर के लिए एक्सिस, अक्ष की तरह इधर के लिए एक्सिस है, से आर दूरी पर, देखिए गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस का प्रत्येक बिंदु, अब गॉसियन सरफेस हमारा क्या है, सिलेंडर है ना, ये कर्व सरफेस का प्रत्येक बिंदु, अब ये इस तरह से ऐसे भी गया है ना, ऐसे, तो यहाँ 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 यहाँ, अब अंदर भी गया है यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, तो वो दूरी, ये दूरी जितना भी है, प्रत्येक बिंदु तार जो सिलेंडर के लिए एक्सिस है ना, ये जो तार हम मान रहे हैं सिलेंडर का एक एक्सिस होता है ना, इस तरह से ऐसे करके ये जिसके चलते हुआ घूम सकता है, उसके एक्सिस से, है ना, आर दूरी पर, आर समान दूरी पर स्थित होगा, यहां लिख दे रहा हूं, समान दूरी पर स्थित होगा, क्लियर है। तो इस सरफेस को मैं क्या मान ले रहा हूं, कर्व सरफेस, देखिए एस सी, और इस सरफेस को प्लेन सरफेस पी, और इसको क्या मान ले रहा हूं, प्लेन सरफेस 2, इसको प्लेन सरफेस P1 मान लेता हूं, क्लियर है। तो यहां पर आप ध्यान और दीजिए कैसे कैसे इसको समझना है। आप जान रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब यहां पर एक ds एरिया है ना, ds एरिया एज्यूम कीजिए, क्लियर है, कौन से सरफेस पर, कर्व सरफेस पर, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो किधर होगा, इधर ही होगा, ये ds का डायरेक्शन हो गया, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, है ना, ये E का डायरेक्शन हो गया। तो यहां के लिए थीटा का मान क्या हो गया, 0 डिग्री। चलिए अब यहां देखिए, यहां पर एक ds एरिया आप एज्यूम कर लीजिए, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस तरह से इसके अभिलंबवत बाहर की ओर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, समझ आ गया ना। तो इनके बीच में जो थीटा का वैल्यू हो कितना हो गया, 90 डिग्री, याद रखते जाइएगा। और यहां पर भी एक ds आप एज्यूम कर लीजिए, तो इस ds का जो नॉर्मल होगा ये इधर होगा ds, ठीक है ना, और इसका जो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर है, तो इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री बन गया ये, ठीक है। हमको 3 पृष्ठ के लिए निकालना है, एक कर्व सरफेस के लिए निकालना है जहां पर E और थीटा एक समान है, एक प्लेन सरफेस के लिए निकालना है जहां E और थीटा के लिए भी सेम हो गया, और इसके लिए तो 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए सिमेट्री डायग्राम बनाए हैं तो, और नहीं तो अगर वो वाला बनाए होते तो कैलकुलेट कर करके हालत खराब हो जाता, और फिर तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, इस प्रकार क्या है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, ds और E के मध्य बीच में इस प्रकार ds तथा E के मध्य कोण 0 डिग्री हो जाएगा। आपको देखना है और लिखकर इसको समझना भी है, क्लियर है। लेकिन एक बार देख लीजिए, कर्व सरफेस एरिया के प्रत्येक बिंदु, कर्व सरफेस एरिया यानी कौन सा हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया में, कहा गया,
ये जो ये बताया था ना, ये वाला, ये कर्व सरफेस एरिया कि प्रत्येक बिंदु क्या है, प्रत्येक बिंदु परी का मान क्या होगा, समान होगा तथा दिशा के बेलन के त्रिज्यीय दिशा में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला उस डायरेक्शन में होगा। हाँ, तो सुनिए, ये हम ये लिख लिए। चलिए इस पृष्ठ के लिए, कर्व सरफेस पृष्ठ के लिए हम फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं। समझ आया? कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए ये देखो सी फॉर कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, तो डी फाई कर दिया है ना, और यहाँ क्या है, ई वेक्टर एंड डॉट डी एस वेक्टर। चलिए डी फाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस क्या 0 डिग्री, तो डी फाई सी इज इक्वल टू ई डी एस हो जाएगा। तो संपूर्ण कर्व, संपूर्ण यानी टोटल कर्व सरफेस के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ टोटल कर्व सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई सी इज इक्वल टू ई डी एस। ये समझ आ गया ना? यहाँ पर क्लोज मत कर दिए, क्योंकि ये वाला जो एरिया है हम लोग अगर इस तरह से अगर ऐसा ले रहे हैं, पूरा ऐसे नहीं ले रहे हैं, चलिए दैट्स नॉट क्लोज सरफेस। तो ये क्या हो गया, फाई सी इज इक्वल टू ई कॉन्स्टेंट हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा, एस। तो अब बताइए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो बेलन का जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ है ना, जिसको कर्व सरफेस बोल रहा हूं मैं, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एल, क्योंकि त्रिज्या आर है और इसका लेंथ एल है। तो यहाँ पर फाई सी कितना हो जाएगा, फाई सी इज इक्वल टू ई इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, डब्बा बंद, ये निकल गया। हो गया ना? हम लोग क्या कर रहे हैं, उगास में कल जो स्टेप लिखाया था उसको ध्यान दीजिए। हम टोटल इस फार्मूला का यूज करके, जो हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इस तरह इस फार्मूला का यूज करके हम लोग टोटल फ्लक्स निकालेंगे। ओके, चलो इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए हम कर्व सरफेस के लिए निकाल ले। अब क्या है, प्लेन सरफेस के लिए, है ना, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस SP1 तथा SP2 में अभिलंब नॉर्मल है ना, अभिलंब DS तथा E एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। तो SP1 जैसे मैं कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, तो SP1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, फाई P1, समझ आया, तो डी फाई हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। तो पूरा के लिए अगर निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये पूरा फाई P1 हो जाएगा इज इक्वल टू ई और cos 0, तो ये तो 0 हो गया यार पूरा, ये है ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार SP2 यानी प्लेन सरफेस 2 इसके लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार SP2 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई P2, तो ये क्या हो जाएगा, फाई P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ई डी एस इंटीग्रेशन कर रहा हूं और कास क्या है 90 हो गया है ना। इंटीग्रेशन कर देने से इसको आप डायरेक्ट d5p1 ना लिख के dp5p2 ना लिख के डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5p2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए हम तीनों सरफेस के लिए, पहला कर्व सरफेस के लिए निकाला, क्यों अलग अलग कर रहा हूं, क्योंकि कर्व सरफेस में ईडीएस के बीच में अलग एंगल है, प्लेन सरफेस में अलग एंगल है, इस प्लेन सरफेस में अलग एंगल है। तो 3 प्रकार हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमको टोटल निकालना है, ठीक है। गासियन पृष्ठ के लिए, है ना, यहां क्या है, अब पूरा गासियन पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहां पर फाई ई ऐसा, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई सी प्लस फाई S1 प्लस फाई S2, ये सॉरी ये P1 है, प्लेन सरफेस, और P2। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, फाई सी कितना है E इंटू 2πRL, अरे दोनों जीरो है, ये बात आपको याद रखना है ना। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ओके। तो ये दोनों क्या हो गया है 0 0 और ये फाई ई। आगे चलिए, हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, समझे। क्लोज सरफेस के अंदर में क्या करना है, टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। याद रखना भाई, सारे स्टेप वाइज पर ही काम चल रहे हैं। तो देखिए, तो यहां पर एक चीज आपको और समझना है, माना इसका कोई एक चार्ज डेंसिटी होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर लिखता हूं, माना कि तार में आवेश घनत्व, यानी रेखीय आवेश घनत्व ना, रेखीय आवेश घनत्व डेंसिटी है ना, लैम्डा मीटर क्यूब है, लैम्डा कूलम पर मीटर क्यूब नहीं है, लैम्डा कूलम पर मीटर है, यानी 1 मीटर में लैम्डा कूलम है। समझ में आया ना, इसका मतलब ये है, ये दिया रहेगा है ना कि इसका चार्ज डेंसिटी कितना है। तो ये बताइए कितना लेंथ तक इसको हमने क्लोज्ड किया है, हमने L लेंथ तक क्लोज्ड किया है, L लेंथ तक। तो अगर 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज है तो L लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो यहां लिखिए टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, Q से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितना कूलम चार्ज है, लैम्डा, तो 2 मीटर में 2 लैम्डा, 3 मीटर में 3 लैम्डा, तो L मीटर में कितना होगा, L लैम्डा। ये कुल चार्ज हो गया। समझ नहीं आया, ओके। अब यहां पर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यार अब कहने का मतलब क्या हो गया, गासियन पृष्ठ के अंदर कुल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या है, L लैम्डा है। अब गास का प्रमेय, तो गास प्रमेय क्या कहता है, फाई ई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q कितना है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और फर्स्ट और 2 को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या है, सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है बोलिए, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट इतना है, और ये क्योंकि इसका भी फाई है और ये फाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से L बाय बाय हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो 1/2πR,
ठीक है, लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से इसको रीअरेंज कर दीजिए, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपान क्या है आर। मतलब क्या है, ये लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आया ना? यानी ये लंबाई कितना होगा वो मैटर नहीं रखता है, इसमें चार्ज की डेंसिटी कितनी है उस हिसाब से आर डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का, और आप लोग कितना डिस्टेंस पर निकालना चाहते हो ये। अच्छा सुनो, माना कि एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, ये इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो 20 है, 20 कूलम पर मीटर लैम्डा का मान। और मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं ना, 2 पाई, चलो यार बाद में इसको बताऊंगा बाद में। ओके, तो ये हो गया, ये समझ आ गया नहीं, ये कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बोलने से E इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। रट्टा याद कर लीजिए, है ना, कोई बहुत बड़ा कहानी नहीं है। आगे अगर हम लोग इसका एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ प्लॉट कैसे कर सकते हैं यार? जैसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करना है, इधर हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का है और इधर हमारा क्या है डिस्टेंस, है ना। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को अगर बढ़ाते चला जाऊंगा तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो हमारा फार्मूला इज इक्वल टू क्या कहता है, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या है आर। तो ये तो सब कांस्टेंट है, तो ये क्या है इन प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर है। यानी डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ये तो जीरो डिस्टेंस पर ये इन्फिनिटली हो जाएगा और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये ई का मान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसे कम होते जाएगा, ऐसे, है ना, इस तरह से ऐसे करके ये थोड़ा सा कर्व टाइप का बनेगा ये इस तरह से। क्लियर हो गया, है ना। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। अगर आर का वैल्यू अगर बढ़ते जाएगा, देखिए आर यहाँ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, आर देखिए बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और कम हो गया, इस तरह से। क्लियर है, ये है हमारा। चलो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था, माना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता भी है ना, ये जो भी इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर मान लिया है 20 कूलम पर मीटर है। क्लियर है, और मैं 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को जो वैल्यू को सॉल्व किया तो मान लीजिए 10 आया, माना 10 है, माना कि, है ना, माना कि क्या है 10 है। तो ये जो लंबाई था, ये जो लेंथ था वो 5 मीटर का था। कितना मीटर का था, 5 मीटर। समझ आया ना। तो इस 5 मीटर के कारण से ये r दूरी पर, यानी r इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, इस r इज इक्वल टू क्या मान लीजिए 2 पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो आप सॉल्व कीजिए। 1 अपान 2 पाई का क्या है 10 इंटू 20 अपान 2, आंसर कितना आएगा 100 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई यानी इतने के कारण से यहां पर 100 आया, तो हम अगर इतना को कर दें तो कितना आएगा, वो 5 मीटर था, अब ये 20 मीटर हो गया। लो तो अब कितना आएगा, यही डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। 5 मीटर में 100 है तो 20 मीटर में तो बहुत हो जाएगा यार, 2000। ऐसा न मत सोचना बेटा, ये वही ही होगा आंसर, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। हो गया। तो इस तरह से है गॉस का अनुप्रयोग में एक अनंत लंबाई का चालक हो तो आर डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब इसको अपना एक कॉपी बना के रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक समतल चादर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और कैपेसिटर और रेसिस्टर सब में काम आता है, आपको ध्यान से इसको समझना है। ओके, आज की क्लास ऑफ करते हैं फिर।